नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। इसी साल पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे और चुनाव के फौरन बाद, बल्कि चुनाव के जो नतीजे हैं उसके सामने आने के फौरन बाद एक बड़ी शख्सियत का पश्चिम बंगाल में कत्ल हो गया था। ये कत्ल किसी मामूली आदमी का नहीं, बल्कि इस वक्त जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, उनके पीए रहे चंद्रनाथ रथ की हुई थी। इस मामले की जांच पहले पश्चिम बंगाल की सीआईडी कर रही थी और फिर इसकी जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई। अब इस घटनाक्रम को 3 महीने का वक्त गुजर चुका है और सीबीआई ने इस मामले में एक चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में 2 ऐसे लोगों का नाम सामने आया है जो काफी अप्रत्याशित है, जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे। ये लोग कौन हैं? क्या यही चंद्रनाथ रथ के कत्ल के मामले के मेन कॉन्स्पिरेटर हैं, मुख्य साजिशकर्ता हैं, या फिर इस मामले में कोई और भी है जो पर्दे के पीछे से इन दोनों के जरिए चंद्रनाथ रथ की हत्या की वारदात को अंजाम दिलवाने में कामयाब रहा? इन सारे सवालों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि सीबीआई की इस चार्जशीट में वो कौन कौन सी बातें हैं जिस पर गौर करने वाली हैं, तफ्तीश में क्या निकल कर सामने आया है, जिन 2 लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूं उनकी पहचान क्या है, और सबसे अहम बात ये कि क्या ये कोई पर्सनल एनिमिटी यानी निजी रंजिश या दुश्मनी का नतीजा थी, या फिर इस कत्ल के पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल है। इन तमाम सवालों के बारे में और सीबीआई की अब तक की तफ्तीश के बारे में आपको अब मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले को एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। खासकर इसलिए क्योंकि बहुत से ऐसे दर्शक भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद उस घटना के बारे में न सुना हो, या फिर सुना भी हो तो उनके स्मृति पटल से यानी याददाश्त से अभी वो चीज़ बाहर चली गई हो। तो आइए जल्दी से आपको बताते हैं। चंद्रनाथ रथ शुभेंदु अधिकारी, जो उस समय बीजेपी के नेता थे, मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उनके पीए के तौर पर काम करते थे। और चंद्रनाथ रथ एक पूर्व सैन्यकर्मी भी थे, यानी नेवी में उनकी शुरुआती पोस्टिंग ज्वाइनिंग थी। इसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए और शुभेंदु अधिकारी के साथ वो काम करने लगे। शुभेंदु अधिकारी का सारा कामकाज पॉलिटिकली वही देखते थे और उनके साथ ये साजिश हुई। 6 मई 2026 को जब वो कोलकाता से अपने घर मध्यमग्राम की तरफ जा रहे थे तो बीच रास्ते में उनकी स्कॉर्पियो को कुछ लोगों ने, कुछ कातिलों ने आड़े तिरछे गाड़ियां लगाकर आगे पीछे रोक लिया। और जैसे ही चंद्रनाथ रथ और उनके साथ वाले लोग संभल पाते उन पर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात शुरू कर दी गई। चंद्रनाथ रथ को टारगेट करके एक के बाद एक कई गोलियां चलाई गई, जिससे उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई और जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तब तक डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड यानी मुर्दा करार दिया। चंद्रनाथ रथ की हत्या जिस अंदाज में हुई, जिस तरीके से हुई, उसे देखकर यह साफ था कि यह मर्डर कोई मामूली मर्डर नहीं है, बल्कि बेहद पेशेवर कातिलों द्वारा अंजाम दी गई वारदात है। शुरुआती तफ्तीश में यह बात सामने आई थी कि 2 बाइक पर कुछ लोग चंद्रनाथ रथ के स्कॉर्पियो का पीछा कर रहे थे। इसके साथ ही एक निसान माइक्रा कार से भी रथ की गाड़ी का पीछा किया जा रहा था। और जैसे ही एक पर्टिकुलर लोकेशन पर चंद्रनाथ रथ की स्कॉर्पियो पहुंची, पीछे से आ रहे एक निसान माइक्रा कार ने उनके स्कॉर्पियो को ओवरटेक किया और स्कॉर्पियो के आगे आड़े तिरछे वो कार लगा दी। इससे पहले कि स्कॉर्पियो का चालक यानी जो चंद्रनाथ रथ का ड्राइवर था वो माजरा समझ पाता, स्कॉर्पियो उसे रोकनी पड़ी। और जैसे ही उसने स्कॉर्पियो रोकी, बाइक पर 2 बाइकों पर पीछे से आए हमलावरों ने उन्हें अपनी गोलियों का निशाना बनाना शुरू कर दिया। ताबड़तोड़ गोली चलने लगी और बीच सड़क पर हुई इस फायरिंग में अफरा तफरी मच गई। चंद्रनाथ रथ को कई गोलियां लगी और उनकी मौत हो गई। बड़ी घटना थी। इस मामले ने पूरे पश्चिम बंगाल में सनसनी फैला दी थी, खासकर इसलिए क्योंकि चंद्रनाथ रथ की पहचान शुभेंदु अधिकारी के पीए के तौर पर थी और शुभेंदु अधिकारी उस समय चुनाव जीत कर आए थे और बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत मिली थी। ये संभावना जताई जा रही थी कि शुभेंदु अधिकारी ही आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के सीएम बनेंगे। ऐसे में एक संभावित सीएम के पीए की हत्या हो जाना जाहिर है एक बड़ी बात तो थी ही। तो मामले की जांच सीआईडी के हवाले कर दी गई। सीआईडी इस मामले की जांच करती रही, लेकिन बाद में इसके जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दे दी गई ताकि लोगों का भरोसा कायदे कानून पर और तफ्तीश पर और ज़्यादा मजबूत हो, क्योंकि सीबीआई हमारे देश की एक प्रीमियम जांच एजेंसी है। ये और बात है कि सीबीआई का कन्विक्शन रेट काफ़ी कम है, वो एक अलग मसला है, उस पर कभी और बात कर सकते हैं। लेकिन सीबीआई ने जब इस मामले की जांच हाथ में ली तो जिस एंगल पर पश्चिम बंगाल की सीआईडी इस मामले की जांच कर रही थी, उसी एंगल पर सीबीआई की जांच भी आगे बढ़ी।
मोनू सिंह, राज सिंह और विकी मौर्य नाम के 3 लोगों को सीबीआई ने पहले गिरफ्तार किया था और इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश और बिहार से बताया गया और यह भी बताया गया कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि उस शूटआउट को अंजाम देने वाले शूटर थे जिन्होंने किसी साजिशकर्ता के इशारे पर और उस साजिशकर्ता की निशानदेही पर इन लोगों ने चंद्रनाथ रथ को टारगेट किया था और गोली मारी थी। इस मामले की जांच जब सीबीआई ने अपने हाथों में ली तो सीबीआई ने भी इसी एंगल पर तफ्तीश आगे बढ़ाई और एक एक करके इस मामले में अब तक सीबीआई ने कुल 11 लोगों को अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है। इनमें मोनू सिंह, राज सिंह, गोलू सिंह, मयंक राज मिश्रा, विकी मौर्य और नवीन कुमार सिंह का नाम शूटर के तौर पर सामने आया है और बिचौलिए यानी मिडिल मैन के तौर पर, जिसको बिहार में लाइनर कहते हैं, लाइनर के तौर पर 3 लोगों के नाम सामने आए, विनय राय, संजय राय और विकास मिश्रा। यानी ये वो लोग थे जिन्होंने कहीं से सुपारी ली और उसके बाद इस सुपारी की रकम शूटर्स तक पहुंचाई और शूटर्स को ये असाइनमेंट दिया, ये काम दिया कि वो चंद्रनाथ रथ की हत्या करें। शूटरों के नाम मैंने आपको बताए और जो लाइनर थे यानी बिचौलिए थे उनके नाम भी मैंने आपको बताए। लेकिन कॉन्स्पिरेटर कौन थे जिन्होंने चंद्रनाथ रथ की हत्या की? इनकी चंद्रनाथ रथ से क्या दुश्मनी थी? तो सीबीआई की तफ्तीश में अब वो बात भी खुलकर सामने आ गई है। इनमें एक शख्स का नाम है सागर सोनकर और दूसरे का नाम है साहिब सोनकर। सागर और साहिब ये दोनों भाई बताए जाते हैं और यह भी बताया जाता है कि कुछ साल पहले तक यानी तकरीबन साल 2022 तक ये लोग किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में थे, किसी दूसरे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते थे। लेकिन इसके बाद ये दोनों भाई बीजेपी में आए और बीजेपी में आने के बाद इनकी जवाबदेही और इनका जो असाइनमेंट था वो चंद्रनाथ रथ के दफ्तर में ही था। ये चंद्रनाथ रथ के दफ्तर में ही ये दोनों भाई काम करते थे, सागर सोनकर और साहिब सोनकर, और इन्हीं दोनों भाइयों ने आगे चलकर चंद्रनाथ रथ के कत्ल की सुपारी दी। सीबीआई की तफ्तीश में यह खुलासा हुआ है कि तकरीबन 40 लाख रुपए इस काम के लिए दिए गए। लेकिन सवाल यह है कि सागर सोनकर और साहिब सोनकर की चंद्रनाथ रथ से ऐसी क्या दुश्मनी थी? आखिर इन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने के लिए इतनी लंबी प्लानिंग क्यों की और इस मामले की तफ्तीश में और कौन सी बातें निकलकर सामने आई है वो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि कत्ल की ये घटना जो है सिर्फ 10-15 दिनों की प्लानिंग नहीं थी, या फिर ऐसा नहीं कि अचानक आए गुस्से की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, बल्कि चंद्रनाथ रथ को मारने की कोशिश पिछले तकरीबन 6 महीनों से चल रही थी। इसका खुलासा सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में किया है और यह बताया है कि अब तक की तफ्तीश में मेन कॉन्स्पिरेटर सागर सोनकर और साहिब सोनकर ही हैं। सागर सोनकर की भूमिका के बारे में यह बताया गया है कि उसने शूटरों से कथित तौर पर संपर्क किया था और इसके लिए जो मिडिलमैन हैं उनके जरिए उसने शूटरों से संपर्क किया था और 40 लाख रुपए की रकम का इंतजाम भी किया गया था। ठीक इसी तरह से जो साहिब सोनकर है, सागर का भाई, उसने शूटरों तक रुपए पैसे पहुंचाने में, रेकी करवाने में मदद की थी। इससे पहले भी जब चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई थी और जब उस घटनाक्रम को लेकर मैं आप लोगों के सामने क्राइम इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको ये बताया था कि सुपारी जो है उसी जगह से, खासकर कोलकाता या मध्यमग्राम के इलाके से ही निकली है जहां से इस घटना की शुरुआत हुई है और चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई है। तफ्तीश में इस तरह के संकेत मिले हैं। आज जब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है और ये बताया है कि सागर सोनकर और साहिब सोनकर इन दोनों भाइयों ने मिलकर ही चंद्रनाथ रथ की हत्या करवाई और ये दोनों चंद्रनाथ रथ के साथ उन्हीं के दफ्तर में काम करते थे, तो वो बात सही साबित हुई है। यानी क्राइम तक की तरफ से हमने जो एनालिसिस की थी या जो जानकारी हमें शुरुआती दिनों में थी उस पर सीबीआई की तफ्तीश ने एक तरह से मुहर लगाया है। साक्ष्यों की अगर बात करें, सबूतों की अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें सीबीआई के हाथ लगी हैं। इनमें कॉल डिटेल है और इसके अलावा टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन हुए हैं उसके भी कुछ ट्रेल्स सीबीआई को मिले हैं। ये पता चला है कि सागर सोनकर और साहिब सोनकर किस तरह से इस घटना को अंजाम देने वाले मिडिलमैन यानी लाइनर्स के साथ संपर्क में थे और किस तरह से कई मौक़ों पर उनकी शूटर से भी बातचीत हुई। इसके अलावा जो उनको पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं वहाँ के लैंडलाइन नंबरों का भी इस्तेमाल किया गया इस घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों से संपर्क साधने के लिए। वित्तीय लेन देन यानी जो रुपए पैसे
इस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए चुकाए गए थे, उसके बारे में भी पता चला। और रेकी की घटना कैसे, रेकी को कैसे अंजाम दिया गया, किसने इन लोगों को फैसिलिटेट किया, जो शूटर आए उनको ठहराने का किसने इंतजाम किया, रेकी के लिए जब जब शूटर आए थे और जब जब चंद्रनाथ रथ के मूवमेंट के बारे में उनको जानकारी दी गई थी, तब तब किन किन लोगों ने उनकी मदद की, इन सारी चीज़ों के बारे में सीबीआई ने बहुत गहरी तफ्तीश की है और बहुत सारी जानकारियां जुटाई है। आपको याद होगा कि जो निसान माइक्रा कार घटना के वक्त में ठीक स्कॉर्पियो के सामने आकर रुक गई थी, जिसकी वजह से चंद्रनाथ रथ की स्कॉर्पियो और आगे नहीं बढ़ पाई, उस निसान माइक्रा का नंबर जो है वो गलत था, झूठा था, लेकिन था एक दूसरे निसान माइक्रा का ही नंबर। ऐसा नहीं है कि किसी मोपेड का या किसी दूसरी गाड़ी का वो नंबर था। तो उस नंबर के सहारे पुलिस निसान माइक्रा के असली मालिक तक पहुंची, और जो असली मालिक है वो नॉर्थ बंगाल के, मेरे ख्याल से दार्जिलिंग के आसपास के रहने वाले थे, जेम्स उनका नाम था। और जेम्स से जब बातचीत हुई तो जेम्स के घर में वो कार भी मिल गई जिसका वो असली नंबर था, असली नंबर वाली कार उनके घर पर खड़ी थी। ऐसे में ये क्लियर हुआ कि जिस नंबर का इस्तेमाल, यानी जेम्स की गाड़ी के नंबर का इस्तेमाल इस निसान माइक्रा में किया गया है, ये निसान माइक्रा का नंबर जो है चेंज किया गया है। ऑब्वियसली जिसका इस्तेमाल क्राइम में किया गया हो उसका नंबर चेंज किया जाएगा, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद पुलिस ने उस मामले को ट्रेल करना शुरू किया और यह भी पता चला कि निसान माइक्रा का चेसिस नंबर भी घिस दिया गया था, यानी ये पहचान क्लियर ना हो पाए कि जिस निसान का इस्तेमाल किया गया उस शूटआउट में, उस निसान का असली मालिक कौन है। हालांकि तफ्तीश में ये पता चला कि वो निसान जो है वो चोरी की कार थी। अब चोरी कहां से हुई थी और कैसे इन लोगों ने उस कार को प्रोक्योर किया, कितने रुपए में खरीदा, किस तरह से फेक नंबर प्लेट लगाए, ये सब डिटेल जो है अभी सीबीआई निकाल रही है, क्योंकि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। आपको एक बात बताऊं, इस मामले में 3 महीने का वक्त गुजर चुका है। 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल करनी होती है, तो सीबीआई ने उस डेडलाइन का ख्याल करते हुए 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल की है ताकि आरोपियों को जमानत न मिल सके। लेकिन यह भी सच है कि ये इनिशियल चार्जशीट है, अभी इस मामले में और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होनी तय है, क्योंकि सागर सोनकर और साहिब सोनकर को बेशक सीबीआई ने अब तक मुख्य कॉन्स्पिरेटर के तौर पर बताया हो, लेकिन यह भी सच है कि सीबीआई अभी ये खंगाल करके देख रही है कि इन सोनकर बंधुओं के साथ क्या इस घटना में कोई और भी बड़ा चेहरा शामिल था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरी राजनीतिक दल का कोई नेता हो, दूसरे राजनीतिक दल का, जिनके साथ सोनकर के संबंध हो और पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से या पॉलिटिकल क्लैश की वजह से ही चंद्रनाथ रथ की हत्या करवाई गई हो। एक तो सीबीआई इस एंगल पर तफ्तीश कर रही है और दूसरी सीबीआई इस एंगल पर भी तफ्तीश कर रही है कि कहीं सोनकर बंधुओं के साथ चंद्रनाथ रथ की कोई निजी दुश्मनी तो नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि अब 3 महीने बाद सीबीआई ने बेशक इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है, 11 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और मोटे तौर पर इस मामले का खुलासा कर दिया है। लेकिन आप इस पर हैरत भी पड़ सकते हैं, हैरान भी हो सकते हैं और आपको अफसोस भी हो सकता है कि इतना सब कुछ होने के बाद, 3 महीने गुजर जाने के बाद, अब तक सीबीआई के हाथ इस मामले का मोटिव पूरी तरह से नहीं लगा है। यानी सीबीआई अब तक पक्के तौर पर यह नहीं बता सकती है कि इस हत्याकांड के पीछे की असली वजह क्या है ना चौंकाने वाली बात। एक ऐसा मामला जिसमें गोली चलाने वाले लोग पकड़े जाएं, एक ऐसा मामला जिसमें गोली चलाने वालों को पैसे देने वाले यानी लाइनअप करने वाले लोग, मिडिलमैन पकड़े जाएं, एक ऐसा मामला जिन्होंने कत्ल की पूरी साजिश रची, रुपए पैसों का इंतजाम किया और शूटआउट के इस पूरे का जो पूरा रैकेट है, पूरा गैंग है, उनको पैसे दिए, वो भी पकड़े गए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद सीबीआई को अब तक यही नहीं पता है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या क्यों की गई। यानी मोटिव के मामले पर अभी भी सीबीआई की चार्जशीट खामोश है। आप क्या सोचते हैं, ऐसा क्यों हुआ होगा, इसके पीछे क्या वजह रही होगी? क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कभी सीबीआई पूरी तरह क्लियर मोटिव के साथ सामने आ पाएगी? जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये घटनाक्रम जो है एक डेवलपिंग स्टोरी थी, क्योंकि चंद्रनाथ रथ की हत्या के बारे में हमने पहले आपको क्राइम तक के अपने इसी प्रोग्राम में कई बार जानकारी दी, बताया। तो हमारा ये फर्ज था कि जब इस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई और तफ्तीश एक मुकाम तक पहुंची है तो आपको फिर से उसके बारे में अपडेट करूं। इन शॉर्ट, चार्जशीट दाखिल हो गई है, 11 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुख्य कॉन्स्पिरेटर के तौर पर 2 ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जो उसी बीजेपी के ऑफिस में काम करते हैं जिस ऑफिस में चंद्रनाथ रथ काम करते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद मोटिव अब तक क्लियर नहीं है। जिन 2 भाइयों ने, सोनकर बंधुओं ने कत्ल की इस घटना को अंजाम दिलवाया, क्या वही इस मामले के
सबसे बड़े साजिशकर्ता हैं या फिर उनके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है जिनके जरिए से, सोनकर बंधुओं के जरिए से इस घटनाक्रम को अंजाम दिलवाया गया। सीबीआई अभी इस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो एक इनिशियल चार्जशीट इस मामले में दाखिल हुई और सप्लीमेंट्री चार्जशीट आने वाले दिनों में दाखिल की जाएगी, ऐसी उम्मीद है। लेकिन इस पेशकश को खत्म करने से पहले आइए मैं आप लोगों को उस घटनाक्रम पर आप लोगों की जो राय है या कुछ सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश करता हूं। आपको याद होगा मैंने पिछले दिनों आपको एक खबर बताई थी जिसमें इंदौर के एक दंपत्ति के कत्ल के मामले में एक नौजवान को दोहरा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, यानी 2 बार ताउम्र कैद की सज़ा। मुझे लगता है कि पूरी उम्र वो शख्स बाहर नहीं निकल पाएगा अगर कायदे कानून का सही तरीके से अनुपालन किया गया तो। और जानते हैं उस मामले में चौंकाने वाली बात क्या थी? उस आदमी को सज़ा सिर्फ इसलिए हो गई, ऐसा नहीं कि उसने जुर्म नहीं किया था, जुर्म तो किया ही था, लेकिन कायदे कानून की नज़र में वो गुनहगार इसलिए करार दिया गया क्योंकि उसका डीएनए सैंपल मौका वारदात से बरामद हुआ। और वो डीएनए सैंपल बरामद हुआ, डीएनए ट्रेसेस बरामद हुए, रैदर मैं ये कहूँगा वो डीएनए इसलिए बरामद हुआ क्योंकि उसने च्युइंगम खाकर वो च्युइंगम थूक दिया था और मौका वारदात पर जो दरवाज़ा था जिस घर में ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उसके दरवाजे पर वो च्युइंगम चिपका हुआ था। पुलिस जब वहाँ पर पहुँची तो पुलिस ने उस च्युइंगम को रिकवर किया और उससे जो डीएनए सैंपल पुलिस ने इकट्ठा किए उसी डीएनए सैंपल के ज़रिए इस आदमी को सज़ा हुई। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। आइए कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं। फैक्ट्स अबाउट इस्लाम के नाम से एक आईडी है, उन्होंने ये कहा है कि आपने ये कहा था कि आपके वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते हैं पर आपकी कहानी सुनाने का तरीका बेहतरीन है। मैं पहले शम सर की कहानी सुनता था लेकिन अब आपकी कहानी सुनता हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरी कहानी सुनते हैं। आई होप कि आप शम सर की कहानी भी कंटिन्यूअस सुनते होंगे क्योंकि शम सर का तो जाहिर सी बात है कोई मुकाबला है नहीं और कोई सानी भी नहीं है, हम सारे लोग उनसे सीखते हैं। इसके अलावा यश थोराट ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है वेरी नाइस नरेशन सुप्रतिम जी। रेखा बबूर जी हमारी रेगुलर लिसनर हैं और कमेंट भी करती हैं। उन्होंने कहा है कि आजकल किस रिश्ते पर भरोसा करें यही सोचने वाली बात है, कौन कब क्या कर दे ये कहना बड़ा मुश्किल है। यश थोराट का जिक्र तो हमने कर ही दिया, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रदीप भामदू जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि आपकी हर क्राइम की स्टोरी सुनकर हैरत होती है, आश्चर्य होता है। जय हिंद जय भारत जया अवस्थी जी ने लिखा है। सोनू सिहाग ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि बनर्जी सर मैंने क्राइम स्टोरी सुनने की स्टार्टिंग शम सर से की थी लेकिन अब आपकी स्टोरी और बोलने के तरीके का एडिक्ट हो गया हूं। लव यू सर, यू आर ग्रेट। इस तरह के हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे कई बार लगता है कि पता नहीं मतलब आप लोग जो इतनी बातें लिखते हैं मतलब ऑब्वियसली ये मेरी खुशकिस्मती है कि इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स और इतने अच्छे शब्दों का आप लोग मेरे लिए इस्तेमाल करते हैं, वरना मैं खाकसार हूं और मुझे लगता नहीं है कि मैं मतलब इतना प्यार आप लोगों का डिज़र्व करता हूं। आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोग इस तरह से मुझे मान देते हैं। सीथ ब्लॉक्स के नाम से एक आईडी है, पता नहीं मैं नाम या सरनेम ठीक से पढ़ पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन उन्होंने ये लिखा है नमस्ते सुप्रतिम सर, आपका स्टोरी सुनाने का तरीका लाजवाब है। मैं हमेशा से आपकी स्टोरी सुनती आई हूँ बट पहली बार मैंने कमेंट किया है। लेकिन मैम आपने पहली बार कमेंट तो किया, अगर नाम लिख देती तो कितना बढ़िया होता। आपकी जो आईडी है उससे आपका नाम रिट्रीव कर पाना, समझ पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। अशोका शुक्ला ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उन्होंने कहा है कि ये अच्छा लगता है उन्हें कि कमेंट्स का मैं उत्तर देता हूं और बहुत सारे जो सवाल लोगों के होते हैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। KR पिल्लई ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि सुप्रतिम बनर्जी जब आप बोलते हैं तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सुपर्ब नरेशन प्रिंसेस एट वर्क के नाम से एक आईडी है, प्रिंसेस भी हैं और काम भी कर रही हैं, ये भी एक खूबसूरत सी बात है। हम तो अब तक यही सुनते आए थे कि जो प्रिंस प्रिंसेस होते हैं उनकी ज़िंदगी ऐशो आराम वाली होती है और काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एनीवे, जोक्स अपार्ट, ये सिर्फ लाइटर नोट पर ये बात कही गई है, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। 3456 UTYT के नाम से एक आईडी है और उन्होंने कहा है कि बहुत सख्त सज़ा अगर गुनहगारों को मिले तभी अपराध की घटनाओं में कमी आएगी। बहुत अच्छी कहानी थी भाई, ये मोहम्मद सोनू ने कहा है। आईब्रो रेज D7 के नाम से एक आईडी है, नाइस शर्ट मैन लुकिंग डैशिंग, इन्होंने कहा है। थैंक यू वेरी मच। विजेंद्र सिंह जी का कमेंट है और उन्होंने कहा है कि वेरी वेरी सैड मर्डर स्टोरी। प्रोमिला ठाकुर का कमेंट है, उन्होंने कहा है गुड मॉर्निंग सर, आप और शम सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू वेरी मच। चौधरी सुभाष चंद्र ने भी कमेंट किया है, राम राम दोस्तों, क्राइम स्टोरी जारी है, उन्होंने कहा। और इसके अलावा भास्कर अरगडे जी ने कुछ इमोजीज भेजी है हार्ट शेप वाली और उन्होंने कहा है कि आप जैसा कोई नहीं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के नाम और कमेंट्स का जवाब
एक दिन में देना और सारे लोगों के कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। अगर मैं शायद ऐसा करूं तो मुझे लगता है कि बाकी के दर्शक हमारा ये प्रोग्राम छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि सारे लोग कमेंट्स की वजह से रुकते हैं ऐसा तो मैं नहीं मानता। बहुत सारे लोग कमेंट्स से कोई मतलब नहीं रखते, सिर्फ स्टोरी सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे लोग मुझसे कम्युनिकेट करना और मुझसे बात करना पसंद करते हैं, तो वो लोग कमेंट भी करते हैं। हर तरह के लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और सारे लोगों के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।